नमस्कार, स्वागत है आपका प्रोफ़ेसर अरुण कुमार जी, नई परख के मंच पर एक बार फिर। आज हम लोग बिहार में जिस तरीके से तरह-तरह की लाभार्थी योजनाएँ बनाकर चुनाव जीता गया है, जी हम हाँ, लोग के आर्थिक पक्षों के ऊपर चर्चा करेंगे। उसके राजनीतिक पक्षों के ऊपर बहुत चर्चा हो चुकी है, जी आगे हाँ, भी होती रहेगी, लेकिन जी हाँ, आज भी हम थोड़ी बहुत राजनीतिक चर्चा कर सकते हैं, जी लेकिन हाँ, मुख्य तौर पे हमारा फ़ोकस जो है, उसके आर्थिक पक्षों के ऊपर रहेगा क्योंकि अब बिहार में सरकार बन गई है जी और हाँ, अब जी हाँ, हमें सरकार चलानी है, जो कि बिल्कुल, मुझे पहली नज़र में बहुत मुश्किल काम लग रहा है। जी हाँ, तो प्रोफ़ेसर साहब, एक चर्चा जो बहुत आश्चर्यचकित करती है, जी हाँ, चौंकाती भी है, वो ये है कि जो मुख्यमंत्री महिला स्वरोज़गार सम्मान जी हाँ, योजना थी, जी जिसके हाँ, तहत महिलाओं के मेरे ख़्याल से 1 करोड़ 75 लाख, पौने 2 करोड़ महिलाओं के खाते में जी हाँ, रुपए भेजे गए, 10,000 10-10 हज़ार रुपए भेजे गए। जी हाँ, आगे जी, भी किश्तें देने का वचन दिया गया और कहा गया कि हमारी सरकार चुन जाएगी तो हम आपको 2 लाख रुपए स्वरोज़गार के लिए देंगे। जी हाँ, अ, तो उसके बारे में मेरे दिमाग में सवाल ये आता था कि ये पैसे आ कहाँ से रहे हैं? बिल्कुल, हाँ, क्योंकि बिहार तो बहुत गरीब प्रांत है, उसके जी ऊपर हाँ, बहुत कर्ज़ा है। बिल्कुल, तो शुरू-शुरू में मैंने ऐसे ही कह दिया आपने एक मित्र से मुझसे सवाल पूछा गया तो मैंने बिना पता जी, लगाए हुए कह दिया कि लगता है कि विश्व बैंक से जो पैसा मिला था बिहार को, हाँ, उसी में से निकाल के बाँट दिया गया है। तो बिल्कुल, अब पता लग रहा है कि वास्तव में बात यही है। अब जी हाँ, जी हाँ। आपको क्या लगता है? नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है कि वहाँ पे जो उनका बजट है, उसमें घाटा भी है हुँ, और जितने मतलब प्रोमिसेज़ किए गए हैं, वो तो दसियों हज़ार करोड़ रुपए के प्रोमिसेज़ हैं, हुँ, तो उससे उनका घाटा तो बहुत बढ़ जाएगा। और हमने देखा कि जैसे कि उन्नत प्रांत महाराष्ट्र जैसे जगह पे, हुँ, वो जो उन्होंने प्रॉमिस किया था महिलाओं को देने का, वो नहीं कर पाए। हुँ, दिल्ली में भी जहाँ पे सरप्लस बजट होता था, यहाँ पे भी जो है स्कीम को मॉडिफ़ाई किया गया। तो बिहार की स्थिति तो इन सब राज्यों से और ज़्यादा खराब है। तो यहाँ पे इतना पैसा कहाँ से आएगा? वो तो सिर्फ़ लोन के ही ज़रिए आ सकता है। और जैसे कि हमारी जब ये नई सरकार बनी थी एनडीए की अभी पिछले साल, तो सबसे पहले आंध्र प्रदेश को दिया गया उनकी राजधानी बनाने के लिए 12-15 हज़ार करोड़ रुपया। वो भी विश्व बैंक से ही आया है। उसको तो गारंटी सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया है, लेकिन पैसा वहाँ से आ रहा है। तो मेरा मानना है कि यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, क्योंकि आप जो पैसा डाइवर्ट नहीं कर सकते बिना वर्ल्ड बैंक के पूछे। आपको उनसे परमिशन लेनी पड़ेगी कि आप ये इस पर्पज़ के लिए लिया था, लेकिन अब इसमें खर्च हो रहा है। तो उसमें भी सेंट्रल गवर्नमेंट का हाथ ज़रूर होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको तो शुरू में 7,500 करोड़ रुपए बाँटा गया था 75 लाख महिलाओं को। फिर उसके बाद जब इलेक्शन चल रहा था, तो उस दौरान और पैसा बाँटा गया। तो मेरा मानना है कि ये इसलिए हो रहा है सारा कुछ, क्योंकि जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनको लगता है कि जब हम आज हाथ में कुछ देंगे तो हमें वोट मिलेगा। जो हमारा लॉन्ग टर्म प्रॉमिस है, उस लॉन्ग टर्म प्रॉमिस से हम नहीं कर सकते हैं। तो जैसे कि प्रॉमिस होता है कि हम जो गरीबी कम कर देंगे, हम रोज़गार दे देंगे वगैरह-वगैरह। मुझे लगता है उससे ज़्यादा आज जो चल रहा है प्रांतों में या सेंट्रल गवर्नमेंट में, वो है कि आज क्या हम दे रहे हैं। तो उसी के तहत ये जो दिया गया है 10,000 रुपया, और फिर प्रॉमिस किया कि हम अगर आपका काम ठीक रहेगा, आप मतलब उसमें आगे आपको ज़रूरत होगी तो 2 लाख रुपए तक कर सकते हैं। पर सवाल उठता है कि 10,000 रुपए जो है, ये कितना नया एंटरप्रेन्योरशिप क्रिएट करेगा? जो तो ऑलरेडी कुछ काम कर रही हैं महिलाएँ, उनको तो मदद करेगा उनके वर्किंग कैपिटल में, पर जो नया काम जो है, उसको शुरू करने में 10,000 रुपए बहुत ही अपर्याप्त होंगे। तो इसलिए वो, मुझे लगता है कि उनका जो ऋण होगा, जो उनके घर की परेशानियाँ होंगी, उसको दूर करने में ये 10,000 रुपए चला जाएगा। तो जिनको मतलब 10,000 रुपए से ऊपर मिलेगा, वो तो मुझे लगता है बहुत कम संख्या होगी। लेकिन एक प्रॉमिस कर दिया कि हम उसको बढ़ा के उतना कर सकते हैं। तो ये जो प्रॉमिस किया गया है, इसकी वजह से महिलाओं में उत्साह बढ़ा, वो लोग ज़्यादा नंबर में जो है वोट करने आईं, और उसका फ़ायदा फिर एनडीए को मिला। तो मेरा मानना है, मैंने एक लेख लिखा था वायर में, कि ये एक ब्राइबरी ऑन अ ग्रैंड स्केल है। मतलब कि आप मतलब पैसा दे रहे हैं वोट खरीदने के लिए। तो ये हमारी डेमोक्रेसी के लिए बहुत ही दुखदाई चीज़ है, क्योंकि डेमोक्रेसी में आदमी कॉन्शियसनेस अपना देखता है कि मेरा रिप्रेजेंटेशन कौन करेगा। आप ऐसे अगर पक्ष को वोट कर रहे हैं जो आपको ब्राइब करके वोट ले रहा है, तो आप ये नहीं देख रहे कि वो आगे आपको कितना मदद करेगा या नहीं करेगा। बिहार की अर्थव्यवस्था उससे इम्प्रूव होगी या नहीं होगी। तो अगर बिहार की अर्थव्यवस्था इम्प्रूव वहाँ पे नहीं हुई, क्योंकि बिहार की अर्थव्यवस्था हमारे देश में जो बड़े राज्य हैं, उसमें सबसे गरीब प्रांत है बिहार।
तो वहां पे गरीबी खत्म करना, रोजगार देना, यही चीजें हैं जो लॉन्ग टर्म में बिहार के डेवलपमेंट को आगे बढ़ाएंगी। पर लेकिन अगर बजट में ही परेशानी होगी और बजट से जो आपने जो डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट है वो कहीं पे और कम कर दिया, अगर ये लोन भी है तो लोन पे जो आपका रिपेमेंट होगा, जो इंटरेस्ट पेमेंट होगा, उससे बाकी डेवलपमेंट पे भी असर पड़ेगा। तो मेरा मानना है कि ये जो किया जा रहा है, ये लॉन्ग टर्म जो बिहार की इकोनॉमी की हेल्थ में सही नहीं बैठेगा। अच्छा, मेरे तो पत्रकार मित्रों ने जो बिहार में सक्रिय हैं, उन्होंने बताया कि छठ के महापर्व से ठीक पहले ये पैसा दिया गया था। जी हाँ। तो लोगों ने ज़्यादातर लोगों ने तो परिवारों ने जिन किसी परिवार की किसी महिला को मिला तो पूरे परिवार के काम आया। जी हाँ। तो वो छठ अच्छी तरह मनाने में जी हाँ। बढ़िया तरीके से मनाने में वो रुपया खर्च हो गया। जी हाँ। जी। दरअसल जिस स्वरोजगार के मकसद से दिया गया, वो तो मुझे लगता नहीं इस पैसे का कोई ऐसा उपयोग हो पाएगा। दूसरी एक बात मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि विश्व बैंक ने इसलिए तो पैसा दिया नहीं होगा। जी विश्व हाँ। बैंक ने तो किसी और काम के लिए पैसा दिया होगा। मुझे नहीं बिल्कुल। पता किस काम के लिए पैसा दिया गया है। तो क्या केंद्र सरकार ने विश्व बैंक से निवेदन किया होगा कि इस पैसे को बाँटने दें? दोनों बातें आपकी सही हैं। जैसे मैंने कहा कि जो स्वरोजगार ऑलरेडी कर रहे थे महिलाएं, हुँ, उनको तो 10,000 रुपए का फायदा वहां पे पहुंचा होगा वर्किंग कैपिटल के लिए हुँ, और अपने काम को बढ़ाने के लिए। लेकिन जैसे आपने कहा, ज्यादातर जो बिहार में लोग हैं वो गरीबी में हैं और ऋण में जो दबे रहते हैं। तो कहीं ऋण आपने चुका दिया, कहीं आपने जो छठ अच्छे से मना लिया तो आपको खुशी मिल गई उस समय। तो ये बात बिल्कुल सही है कि बहुत कम लोग हैं जो इसको स्वरोजगार में इस्तेमाल करके अपना काम और आगे बढ़ाएंगे और फिर वो रीपे कर देंगे और रीपे करके और शायद पैसा ले लेंगे, पर उनकी संख्या बहुत कम होगी। इसीलिए मैंने कहा कि अर्थव्यवस्था पे इतना असर नहीं पड़ेगा जितना कि लोग कह रहे हैं। उस समय ज़रूर डिमांड थोड़ी बहुत बढ़ जाती है, लेकिन हो सकता है कि कहीं और डिमांड आपकी कम हो जाए। दूसरा जो आपने वर्ल्ड बैंक का कहा, उसका भी मैंने यही कहा था कि वो तो एक पर्पज़ के लिए होता है, वो सिर्फ़ वैसे ही लोन नहीं मिलता है। जो वर्ल्ड बैंक का लोन होता है वो किसी स्कीम के लिए होता है, कोई जो वेलफेयर की स्कीम होगी, कोई और चीज़ के लिए होगी। तो उसको जब आप डाइवर्ट कर रहे हैं तो वहाँ से वर्ल्ड बैंक से आपने कुछ परमिशन तो ली होगी और सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको जो है बैक किया होगा, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की बैकिंग ये वर्ल्ड बैंक के लोन्स वगैरह में होती है। तो इसलिए ये दोनों बातें सही हैं कि जो पैसा जो वर्ल्ड बैंक ने दिया होगा वो एक स्पेसिफाइड स्कीम के लिए होगा और ये वहाँ से डाइवर्ट किया है। अगर इन्होंने बिना पूछे डाइवर्ट कर दिया है हुँ। तो उसके बहुत बुरे परिणाम होंगे, आगे फिर आपको लोन और नहीं मिलेगा। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट की भी जो साख है वो वर्ल्ड बैंक में कमज़ोर होगी, तो जो और भी लोन जो आते हैं उसमें भी परेशानी होने के चांसेस बढ़ जाएँगे। अच्छा, अब ये तो एक योजना है जिसके बारे में हम लोग चर्चा जी कर हाँ। रहे हैं क्योंकि ज़्यादा बहुचर्चित योजना हो गई है जी ये। हाँ। माना जा रहा है कि इसकी वजह से वो चुनाव जीते, महिलाओं के खूब उन्हें वोट मिले और जी हाँ। महिलाओं के साथ-साथ उनके परिवार के पुरुषों ने भी हमदर्दी में वोट दिए होंगे। लेकिन केवल यही योजना नहीं है, योजनाएँ तो और भी कई हैं जो जी कि हाँ। जो चुनाव से ठीक पहले वोटरों को आकर्षित करने के लिए घोषित की गई। कुछ जी की हाँ। शुरुआत नहीं हुई है, कुछ की शुरुआत हो गई है। मेरे ख्याल से आधे से ज़्यादा की तो शुरुआत अभी नहीं हुई है। लेकिन वो तो दसियों हज़ार करोड़ रुपए की योजनाएँ हैं। बिल्कुल। तो उनको योजनाओं को मान लीजिए 100% लागू नहीं किया जाता है। उनको अगर 50% या जी मान हाँ। लीजिए 75% लागू किया जाता है, तो वो कहाँ से लागू होगा? बिहार के पास कहाँ पैसा है? बिहार की स्थिति तो बहुत खराब है। अब जैसे जी एक हाँ। ये योजना है जो बहुत आकर्षक लगती है कि हम 1 करोड़ नौकरियाँ देंगे। जी हाँ। मैं चाहता हूँ इस सवाल को 2 हिस्सों में देखा जाए। एक तो पहला हिस्सा और दूसरा हिस्सा है 1 करोड़ नौकरियाँ देंगे। तो तो ये ऐसा है कि जी। जैसे आपने सही कहा कि बहुत सारी स्कीम्स है, जैसे सोशल सिक्योरिटी हुँ, है ना? उसको बढ़ाया जा रहा है। हुँ, फिर जैसे कि कहा जा रहा है कि लखपति दीदी हम बनाएँगे। हुँ, तो इस तरह की कई सारी स्कीम्स हैं जो अनाउंस की गई हैं। ऑपोज़िशन ने भी स्कीम्स अनाउंस की थी। हुँ, इन्होंने भी अनाउंस की हैं। हुँ, और 1 करोड़ नौकरी का तो जैसे आपने कहा वो अलग ही बात है। हुँ, तो ये पैसा कहाँ से आएगा? ऑलरेडी बजट में घाटा है हुँ। और वो घाटा इतना बढ़ जाएगा कि फिर जब बाकी स्कीम्स हैं वहाँ पे खर्चा कम हो जाएगा। तो इसलिए मेरा मानना है कि ओवरऑल ये सारी स्कीम्स अगर आप इम्प्लीमेंट करेंगे भी तो शायद शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, वहाँ पे जो खर्च होता था, वहाँ पे कटौती करनी पड़ेगी, जिससे कि ये स्कीम्स को फाइनेंस किया जा सके। दूसरा, जैसे कि महाराष्ट्र में स्कीम्स को मॉडिफाई किया गया। जब एक बार जीत के सरकार आ गई, तो बहुत सारी जो महिलाएँ हैं उनको वीड आउट किया गया। दिल्ली में भी यही किया गया, जिससे कि जो आपका पैसा है वो इतना ज़्यादा खर्च ना हो। लेकिन फिर भी क्योंकि बजटरी जो प्रोविज़न है वो तो अच्छा नहीं है,
और बिहार का टैक्स जो इकट्ठा होता है वो बहुत कम है, तो ये गरीब प्रांत है, तो वो निर्भर करता है सेंटर के ट्रांसफर पे। तो सेंटर को ज्यादा पैसा ट्रांसफर करना पड़ेगा। अब सेंटर किन किन चीजों के लिए पैसा ट्रांसफर करेगा, क्योंकि उसको तो सत्ता में आना था तो उन्होंने कर दिया। अब क्योंकि वहां पे सत्ता में बीजेपी ने अच्छा किया है, हो सकता है सेंटर से ट्रांसफर बढ़ जाए और उससे फिर ये कुछ स्कीम्स को फाइनेंस किया जाए। तो नहीं तो फिर स्कीम्स जो कार्यान्वित करने में मुश्किल आएगी। 1 करोड़ नौकरी की जो बात है, तो 1 करोड़ नौकरी के लिए आपको लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। हमारी अर्थव्यवस्था में हो क्या रहा है कि हम कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। जैसे कि कहा जा रहा है कि बिहार की सड़कें अच्छी हो गई हैं, बिहार में बिजली ज़्यादा उपलब्ध हो गई है, पर ये जो सड़कें बनी हैं, जो हाईवेज वगैरह जो बने हैं, वो बहुत ही कैपिटल इंटेंसिव तरीके से बनते हैं आज। क्योंकि पहले तो सड़क के प्रोजेक्ट पे, रेल के प्रोजेक्ट पे हज़ारों सैकड़ों लोग काम करते दिखते थे। अब बड़ी-बड़ी बुलडोज़र्स, क्रेन्स, जेसीबीज़ इनके साथ 10 लोग काम करते दिखते हैं। तो ये भी अब जो है लेबर इंटेंसिव नहीं रह गए हैं। तो जब तक कि आप इसको रीफोकस करके रूरल रोड्स, रूरल स्मॉल प्रोजेक्ट्स इन सब की तरफ नहीं जाएंगे, तब तक रोजगार पैदा नहीं होगा। दूसरा, अगर आपने शिक्षा और स्वास्थ्य में कटौती की, वहां पे एम्प्लॉयमेंट बहुत होता है और शिक्षा स्वास्थ्य की स्थिति बिहार की बहुत कमजोर है। वहां पे अगर आप एक्सपेंडिचर करेंगे तो वहां पे रोजगार पैदा हो सकता है। फिर आपका जो माइक्रो सेक्टर है, माइक्रो सेक्टर को बढ़ावा देना बहुत जरूरी है, क्योंकि माइक्रो सेक्टर में ही एमएसएमई का 97.5% रोजगार होता है। तो अगर माइक्रो सेक्टर को जो हम बढ़ावा दें तो वहां पे जो रोजगार पैदा हो सकता है। तो उसी तरह जैसे कि ये रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है, रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम में रोजगार पैदा हो सकता है। तो सरकार को अपना जो बजटरी प्रायोरिटी है वो बदलनी पड़ेगी। इसके साथ साथ एक जो और बात जुड़ी हुई है वो ये कि बिहार का क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो देश के क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो का आधा है। क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो का मतलब होता है कि कितना वहां के लोग सेव करके बैंक में डालते हैं और कितना बैंक वहां ऋण देता है वहां के इन्वेस्टमेंट के लिए। तो क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो कम होने का मतलब है कि जितना वहां की सेविंग है वो जो बैंक में जा रही है उसका आधा ही हिस्सा वहां पे इन्वेस्ट हो रहा है, बाकी आधा हिस्सा कहीं और इन्वेस्ट हो जाता है। तो जैसे दिल्ली है, बंबई है, यहाँ पे क्योंकि जो मार्केट बड़ा है, यहाँ पे सुविधाएं हैं, तो यहाँ का क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो 100 से भी ज्यादा होता है, क्योंकि सारे देश से वहां पे जो क्रेडिट आ जाता है वहां की इंडस्ट्री वगैरह के डेवलपमेंट के लिए। तो बिहार का जो क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो कम है, इसका मतलब है कि जो वहां एक गरीब प्रांत है, गरीब प्रांत की सेविंग्स कम है, इन्वेस्टमेंट कम है और उसका भी आधा हिस्सा वहां से बाहर निकल जाता है। उसी तरह गांव से लोग शहर में पलायन करते हैं, शहर में जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है, रियल एस्टेट में बूम आता है, लेकिन गांव जो वहां पे गरीब रह जाता है, गरीब वहां पे जो इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है। तो अगर रोजगार पैदा करना है तो हमारी सारी प्रायोरिटी बदलनी पड़ेगी कि लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स में हमको जो इन्वेस्ट करना पड़ेगा और कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर अपना अभी हमको कम वहां पे करना पड़ेगा। और जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है उसके पास कैश बहुत है, वो इन्वेस्ट कर सकता है, उसको मदद की जरूरत नहीं है। ये असंगठित क्षेत्र को जो मदद की जरूरत है, क्योंकि वहां पे ही सबसे ज्यादा परेशानी है और उसी में क्योंकि 94% रोजगार तो वही होता है। अगर वो परेशानी में रहेगा तो रोजगार पैदा नहीं होगा। तो इसलिए रोजगार जब पैदा होगा तभी लोगों के हाथ में आमदनी बेहतर आएगी। लेकिन बिहार में आप देख रहे हैं कि पलायन बहुत है, क्योंकि वहां पे रोजगार नहीं है। तो रोजगार नहीं होने की वजह से लोग बाहर चले जाते हैं, खासकर जो शिक्षित नौजवान हैं या जो पढ़ाई कर रहे हैं कोचिंग सेंटर्स वगैरह में, वो बाहर चले जाते हैं। तो वहां पे उसका सोशल और पॉलिटिकल इम्पैक्ट भी होता है। तो इसके लिए वहां पे शिक्षा अच्छी होगी तो लोगों को बाहर नहीं पलायन करना पड़ेगा। दूसरा, जो पलायन करते हैं वो फिर बहुत पैसा जो है रिपैट्रिएट करते हैं अपने परिवार के लिए। तो जो जिन परिवारों से पलायन हुआ है आदमियों का, वहां करीब करीब आधी आमदनी बाहर से आ रही है। तो ये एक डिस्ट्रेस का वो सिंबल है, वो कोई प्रॉस्पेरिटी का सिंबल नहीं है कि वहां पे रोजगार नहीं है। इसलिए तो रोजगार पैदा करना बहुत जरूरी है और रोजगार पैदा करेंगे तो फिर जब वहां की सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक तीनों चीजें बेहतरी पे आएंगी। अच्छा, तो ये क्या लगता है आपको, जैसे कि अभी बजट उनको बनाना पड़ेगा नई सरकार को, क्योंकि तो अभी साल भी खत्म होने जा रही है, नया वित्त वर्ष भी शुरू होगा, जी हाँ। तो बजट बनाना पड़ेगा। तो जब उनके पास पैसा ही नहीं है तो बजट कैसे बनाएंगे? वो विश्व बैंक का पैसा है, वो दूसरे कामों में खर्च कर दिया, भले ही विश्व बैंक से इजाजत लेके खर्च किया हो, तब भी खर्च तो हो ही गया पैसा वो, जी हाँ। जी हाँ। तो उसको वापस तो करना ही पड़ेगा। जी अगर हाँ। किसी विकास के काम में लिया होता पैसा तो वो विकास के काम से कुछ आमदनी भी हो सकती थी, सही लेकिन बात। यहाँ तो उससे वो आमदनी होगी ही नहीं।
जी हाँ, तो और भी अच्छा मान लीजिए उन्होंने बिना इजाज़त के खर्च कर दिया है पैसा, तब तो इन्हें अगला अगला लोन भी नहीं मिलेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। जी, तो क्या ऐसा है, करेंगे ये? इसीलिए मैंने कहा ना कि सेंटर से ज़्यादा ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। और क्योंकि बीजेपी अब वहाँ पे सत्ता में है, और ये देखिए बार-बार ये कहा जा रहा है डबल इंजन की सरकार। यानी कि जहाँ पे बीजेपी सेंटर में है और जहाँ बीजेपी स्टेट में है, वहाँ पे उसको मदद की जा रही है, जिससे कि वहाँ पे जो बीजेपी की बेहतरी हो। तो मेरा मानना है कि जैसे आंध्रा के केस में हुआ, यहाँ पे भी बिहार के केस में भी सेंटर से ट्रांसफ़र मुझे लगता है बढ़ा देंगे, जिससे कि वहाँ की जो स्कीम्स हैं, उनमें पैसा खर्च हो सके। तो अपना पैसा तो उनका बहुत कम है, क्योंकि वो तो डेफ़िसिट में चल रहे हैं, और वहाँ पे टैक्स कलेक्शन भी बहुत कम है, और वहाँ पे संघीय क्षेत्र बहुत कमज़ोर है, तो इसलिए संघीय क्षेत्र से ही ज़्यादातर टैक्स कलेक्शन आता है। वो टैक्स कलेक्शन भी वहाँ पे बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू अदर स्टेट्स जहाँ पे रिचर स्टेट्स हैं। तो इसलिए ये सेंटर को ही फाइनेंस करना पड़ेगा शुरू में, और जब वहाँ पे ज़्यादा रोज़गार पैदा होगा और कुछ वहाँ पे अगर संघीय क्षेत्र आने लगा, तो फिर हो सकता है कि वहाँ पे भी टैक्स रिसोर्सेज़ बढ़ने लगें। तो अभी तो मुझे यही लगता है कि सेंटर को ही वहाँ पे ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा, इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो बिहार में एक बहुत पुरानी माँग है कि उसको विशेष दर्जा दिया जाए इस जी राज्य हाँ, को। अच्छा, जी हाँ। सुना ऐसा गया है, मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है कि विशेष राज्य का दर्जा अब केंद्र किसी को नहीं देता है। शायद उसने जी वो हाँ, प्रथा ही उसने जो हाँ। है वो खत्म कर दी जी है? हाँ, जी हाँ। लेकिन जब ये बिहार से कहा गया कि आपको विशेष राज्य का दर्जा तो नहीं मिल सकता, क्योंकि बिल्कुल। हम तो अब देते ही नहीं है किसी को। तो इन लोगों ने कहा कि तो अच्छा स्पेशल पैकेज दे दीजिए। जी हाँ। तो बिहार को कोई प्रधानमंत्री वहाँ पे लफ़ाजी ज़रूर कराए थे कि हम ये देंगे, वो देंगे और कितने पैसे दें वगैरह-वगैरह आप ही बताइए। लोगों से भी पूछ आए थे। लेकिन हाँ, दरअसल बिहार को वो स्पेशल पैकेज नहीं मिला है, जो स्पेशल पैकेज जिस तरह का आंध्र प्रदेश को मिल गया। क्योंकि लगता ये है कि जो चंद्रबाबू नायडू हैं, वो ज़्यादा अच्छे सौदेबाज़ साबित हुए। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, हाँ, सही जी। बात है। असल हुँ, में वो निर्भर करता है कि जो सरकार है राज्य की वो कैसी है। बिहार में सरकार में जेडीयू और बीजेपी साथ मिलके एनडीए में थे। हुँ, इसलिए मुझे लगता है कि वहाँ पे थोड़ा-सा बीजेपी का लोकल प्रेशर रहा होगा, इसलिए वहाँ पे जेडीयू ने भी ज़्यादा माँग नहीं रखी, हुँ। ज़्यादा पैसा नहीं लिया। जबकि वहाँ पे आंध्र प्रदेश में जैसे आप कह रहे हैं चंद्रबाबू नायडू खुद ही जो डोमिनेंट हैं, हाँ, बीजेपी की तो हैसियत बहुत कमज़ोर है वहाँ पे। हुँ, तो इसलिए वहाँ पे वो अपना बार्गेन करके उन्होंने ले लिया। हुँ, तो यहाँ पे अब सेंट्रल गवर्नमेंट को ये दिखाना पड़ेगा कि भई बिहार में डेवलपमेंट हम करेंगे, क्योंकि तभी वो आगे चल के और आगे बढ़ेंगे, क्योंकि बीजेपी का तो ये होगा ही प्लान कि किसी तरह जेडीयू के आधे लोग वहाँ पे एब्ज़ॉर्ब कर लें, हुँ, और जब जेडीयू के लोग एब्ज़ॉर्ब हो जाएँ तो वो खुद ही सत्ता में आ जाएँ। तो ये हुँ, मुझे लगता है एक ट्रांज़िशनल है, और इस ट्रांज़िशनल फ़ेज़ में सेंट्रल गवर्नमेंट मुझे लगता है कि हेल्प करेगी, जिससे कि जो प्रॉमिसेज़ हैं, वो लोगों को दिखते रहें। तो नीतीश क्योंकि काफ़ी अब एजेड हो गए हैं, थोड़ा बीमार रहते हैं, तो हो सकता है कितने दिन वो मतलब ये सत्ता सँभाल पाएँ। मुझे लगता है ट्रांज़िशन पीरियड है, जहाँ पे कि मुझे लगता है कुछ समय में बीजेपी ही आ जाएगी, तो उसको मदद करने के लिए मुझे लगता है सेंटर काफ़ी पैसा देने को तैयार होगी। हुँ। तो अब आप ये तो आपने देख ही लिया और आप खुद ही कह रहे हैं कि इनके पास पैसा नहीं है। तो कुल मिलाकर आप एक तो आपने सुझाव ये दिया, वैकल्पिक सुझाव दिया कि श्रम प्रधान क्षेत्रों में जी हाँ। निवेश किया जाए। और आप ये भी कह रहे हैं और सही कह रहे हैं कि जो निजी क्षेत्र है उसके पास बहुत नकदी काफ़ी है उसके पास। जी हाँ। लेकिन वो लंबे अरसे से अपनी तिजोरी में नकदी बंद रखे हुए है। एक पैसे का निवेश नहीं करता। बिहार में क्या निवेश करेगा, पूरे मुल्क में ही निवेश नहीं करता बिल्कुल वो एकदम, हैं। नहीं, और जो ऐसा पब्लिक नहीं सेक क्यों जी, ऐसा नहीं है कि वो नहीं करता है, हाँ, वो जहाँ डिमांड होती है वहाँ कर रहा है। वहाँ जैसे करता है। कि डिमांड जिन-जिन क्षेत्रों में है, जैसे अभी ऑटोमोबाइल सेक्टर बहुत बूम कर रहा है, हाँ, तो ऑटोमोबाइल सेक्टर में इन्वेस्टमेंट होगा। फिर उसी तरह जैसे सॉफ्टवेयर सेक्टर है, आईटी सेक्टर हुँ, है ना? इन चीज़ों में। पर लेकिन वो वहाँ पे बिहार में है ही नहीं। हुँ, तो इसलिए वो जो इन्वेस्टमेंट जहाँ पे हो रहा है, हुँ, वो हो रहा है कि कोस्टल रीजन्स में, जिससे कि वहाँ से एक्सपोर्ट भी हो सके। हुँ, और बिहार तो कोस्टल रीजन में है नहीं, हुँ, तो इसलिए बिहार को मुझे कुछ लगता है स्पेशल पैकेजेज़ करने पड़ेंगे, वहाँ हुँ, पे इंडस्ट्री लाने के लिए। तो हुँ, अगर वहाँ पे डिमांड बढ़ेगी, तो हुँ, हो सकता है कि सर्विसेज़ भी बढ़ें और इंडस्ट्री भी बढ़े। अभी क्या है कि सर्विसेज़ बढ़ती चली जा रही हैं, वहाँ पे बिहार में, जैसे कि टूरिज़्म हो गया, होटल्स हो गया, ये सब तो बढ़ रहा है। हुँ, लेकिन वो इतना नहीं है कि वो जो बिहार की अर्थव्यवस्था को जो है ऊपर ले जाए तेज़ी से। और जो वहाँ पे आंकड़े दिए जा रहे हैं
कि हम 22% इस साल बढ़ेंगे और पिछले साल हम 8.5% बढ़े, मुझे लगता है वो आंकड़े सही नहीं हैं, क्योंकि कोई भी प्रांत 22% बढ़ने की कैपेसिटी में नहीं है, क्योंकि 22% बढ़ने का मतलब है कि अगर आप उसमें से टेक्निकल चेंज निकाल दें 3-4%, तो 18% का वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बढ़ेगा। अगर इतना एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बढ़ता होता तो लोगों का पलायन रुक गया होता या रिवर्स माइग्रेशन होना शुरू हो जाता। तो ये अगर 8-9% की भी ग्रोथ है तो भी मेरा मानना है कि पलायन रुक जाता वहाँ से। लेकिन पलायन चल रहा है क्योंकि काम नहीं है, इसका मतलब है कि वहाँ की रेट ऑफ ग्रोथ 2-3-4% से ज़्यादा नहीं है। जो आंकड़े हैं वो मुझे लगता है कि फर्जी आंकड़े, जैसे कि मैं नेशनल लेवल पे भी बोलता हूँ कि हमारी जो अर्थव्यवस्था 7% पे नहीं 2% या ऐसे कहीं बढ़त कर रही है, क्योंकि हम सिर्फ संगठित क्षेत्र के आंकड़े लेके करते हैं। अब नेशनल लेवल पे जब हम संगठित क्षेत्र के आंकड़े लेके चलते हैं तो बिहार में तो संगठित क्षेत्र के आंकड़े और भी कम हैं, वहाँ तो असंगठित क्षेत्र और भी बड़ा है, उसके आंकड़े नहीं आते हैं। तो ये जो डेटा पे जो खेल किया जाता है एक चमक दिखाने के लिए, वो भी एक कारण है कि चीज़ें बिगड़ रही हैं, क्योंकि जब आप डेटा से खेल करते हैं तो लगता है कि फिर क्या ज़रूरत है स्पेशल पैकेज की। अगर 22% की ग्रोथ अपने आप ही हो रही है तो कोई स्पेशल पैकेज की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लेते हैं एक तरह से। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, पर लेकिन क्योंकि मीडिया उनके साथ है, तो मीडिया यही प्रोजेक्ट कर रहा है कि बिहार तो एक चमकता प्रांत बन रहा है, थर्ड हाईएस्ट रेट ऑफ ग्रोथ हो गया है और वहाँ पे सड़कें अच्छी हो गई हैं, बिजली सबको उपलब्ध हो गई है, ये सारी चीज़ें। लेकिन अगर सब कुछ इतना अच्छा था तो फिर 10,000 रुपए देने का और सोशल ज़रूरत क्या सिक्योरिटी बढ़ाने का उस सब की क्या ज़रूरत पड़ी? तो ज़रूरत इसीलिए पड़ी क्योंकि वहाँ की स्थिति बिगड़ी हुई है, पलायन बहुत बड़े लेवल पे है और वहाँ पे आदमी लोग बाहर रहते हैं, वो छठ पे आते हैं, त्योहार पे आते हैं, कोई सोशल इवेंट पे आते हैं, तो परिवार भी एक तरह से बहुत डिस्टर्ब हो गया है। उसके सोशल इफ़ेक्ट्स बहुत सारे होते हैं और पॉलिटिकल इफ़ेक्ट्स तो होते ही होते हैं। तो इसलिए मेरा मानना है कि स्थिति ऐसी नहीं है और सेंट्रल गवर्नमेंट को मदद करनी पड़ेगी जिससे कि बिहार कुछ आगे बढ़े। अब देखना है कितना होता है। बहुत-बहुत धन्यवाद प्रोफ़ेसर साहब। बिहार की स्थिति का तो पूरी तरीके से आपने व्याख्या कर दी कि कितनी बुरी हालत में है और किस तरह फर्जी आंकड़ों का सहारा लेकर एक उसकी गुलाबी तस्वीर बनाई जा रही है, जो कि बिहार की आर्थिक असलियत नहीं है। और ये तो काफ़ी अपने आप में एक सनसनीखेज बात है कि विश्व बैंक के पैसे को आपने लाभार्थी योजनाओं में बाँट दिया और अब इसकी भरपाई कैसे होगी, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है, जो कि बिहार के ऊपर तलवार बनकर बिहार की अर्थव्यवस्था के ऊपर लटक रहा है। जी हाँ, बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्ते।